हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल योगी क्लासेस पे। देखिए, आपको पॉलिटी के लेक्चर्स समय अनुसार मिलते रहेंगे। उसके बाद हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का, ठीक है। और आपको लेक्चर मिलते रहेंगे समय अंतराल के बाद में। देखिए, मैं एक ही व्यक्ति हूँ और सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है लेक्चर को बनाने में। तो देखिए, चलते हैं। आज हमारा सेगमेंट रहेगा ज्योग्राफी। तो हम ज्योग्राफी देखते हैं, ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज समझते हैं। ज्योग्राफी जियोग्राफी ज्योग्राफी को बोला जाता है भूगोल। इंग्लिश हिंदी में ज्योग्राफी को क्या बोला जाता है? भूगोल। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। इतनी बात समझ में आती है? ज्योग्राफी आपको शायद दिखाई भी दे रहा है, ज्योग्राफी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं बात करूँ जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और पृथ्वी को बोला जाता है इंग्लिश में अर्थ। इतनी बात समझ में आती है? और अगर मैं ये कहूँ, जो ग्राफी वर्ड है वो ग्राफिया से निकलता है। ग्राफिया, जो ग्राफी वर्ड है वो ग्राफिया से बनता है। और ग्राफिया जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द है। इतनी बात जहाँ तक समझ में आती है। ग्राफी जो वर्ड है वो ग्राफिया से निकलता है, और ग्राफिया क्या है? एक लैटिन वर्ड है। अब आपका प्रश्न रहेगा कि लैटिन वर्ड क्या होता है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो लैटिन भाषा है, लैटिन वर्ड क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और जो लैटिन भाषा है वो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी छोर में और दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी छोर में बोली जाती है। अगर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका, और मैं बात करूं यहाँ पे, ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो जैसे मैंने क्या बोला कि जो लैटिन भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी छोर पे। दक्षिणी छोर कहाँ है? ये जो एरिया है ये। और मैंने बोला था दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी छोर पे, और जो उत्तरी छोर कहाँ पे? यहाँ पे। तो जो इस एरिया में लैटिन भाषा बोली जाती है, लैटिन भाषा। ये जो ग्राफिया वर्ड है वो कहाँ का है? इस एरिया का है। इस एरिया में आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? अगर हम बात करें, जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थ, और ग्राफिया को बोला जाता है अध्ययन कराने वाला, अध्ययन कराने वाला। क्या परिभाषा निकली? वह जो हमें पृथ्वी का अध्ययन कराता है ज्योग्राफी कहलाता है। इतनी बात समझ में आती है? आनी भी चाहिए। क्या क्या यहाँ से परिभाषा स्पष्ट हुई? वह जो हमें पृथ्वी का अध्ययन कराता है ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? वैसे तो ज्योग्राफी की या भूगोल की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हमें ज्योग्राफी को रटना नहीं है, समझना है। और समझना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूं दूसरी परिभाषा की, तो आपको दूसरी परिभाषा कैसे बनानी है? हम ले लेते हैं अर्थ को। अर्थ में आंतरिक परत होती है, एक तो आंतरिक परत, और पृथ्वी में बाहरी परत भी होती है, बाहरी परत। ये बात समझ में आती है? पृथ्वी में दो प्रकार की परतें होती हैं, एक तो आंतरिक परत और एक बाहरी परत। यानी इन दोनों परतों का अध्ययन भूगोल कहलाता है। ये बात भी आपकी समझ में आती है? अगर हम एग्ज़ाम में ये चीज़ आ जाए तो हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? हमारी परिभाषा यह रहेगी कि भूगोल एक ऐसी, या भूगोल एक ऐसा शास्त्र है या एक ऐसी शाखा है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, या भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी परतों का अध्ययन किया जाता है, या गहनता से अध्ययन किया जाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की,
यानी भूगोल की। तो भूगोल के अगर हम पिता के बारे में बात करें तो भूगोल के पिता हैं इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज कौन है भूगोल के पिता? भूगोल के पिता है इराटोस्थेनीज। इतनी बात समझ में आती है? भूगोल के पिता कौन है? इराटोस्थेनीज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू दी NCERT, क्लास 6 NCERT। तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो क्लास 6 के NCERT में दिया हुआ है हम सिर्फ उतना ही समझेंगे। उसके बाद फिर मतलब थोड़ा बहुत डीप में जाएंगे क्लास 7th में, फिर 8th में, ऐसे करके फिर आपको जब हम मानक पुस्तक पढ़ाएंगे या स्टैंडर्ड बुक जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप उसमें समझेंगे, ज्योग्राफी में डीप में समझेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, बस आप अभी इतना ही समझिए ज्योग्राफी के बारे में, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हट जाता हूँ मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अभी हमने यह जाना ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी को बोला जाता है भूगोल, और भूगोल के पिता हैं इराटोस्थेनीज। हमने भूगोल की परिभाषा जानी। भूगोल की परिभाषा है वह जो हमें पृथ्वी का अध्ययन कराता है भूगोल कहलाता है, या पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परतों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो क्लास 6 का है, क्लास 6 NCERT। क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी। अगर हम चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, किसी भी टॉपिक को जानने से पहले हमें यह समझना है कि उस टॉपिक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल अगर हम बात करें तो आपको शायद दिखाई भी दे रहे होंगे इसमें दो वर्ड, सौर और मंडल। ठीक है, यानी सौरमंडल दो शब्दों का मेल है, सौर प्लस मंडल। इतनी बात समझ में आती है? सौरमंडल दो शब्दों का मेल है, सौर प्लस मंडल, सौर और मंडल। अगर हम बात करें पौराणिक जो हिंदू कहानी है उसमें जो सौर शब्द का अर्थ निकलता है, किससे निकलता है? सोल से। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और सोल का अर्थ होता है सूर्य देवता। सूर्य देवता। सौर का अर्थ क्या होता है? सूर्य देवता। यानी पौराणिक जो हिंदू कहानी है उसमें सौर का अर्थ निकलता है किससे? सोल से। और सोल का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य देवता। अगर हम बात करें मंडल की तो मंडल एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। मंडल क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। आपको यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ? सूर्य देवता का समूह। और समूह क्या होता है? एक फैमिली होती है मेरे अनुसार। और भूगोल में समूह क्या बोला जाता है? फैमिली। फैमिली। और फैमिली को कहा जाता है परिवार। इतनी बात समझ में आती है? तो क्या स्पष्ट हुआ सौरमंडल से? सूर्य के देवता का परिवार। अब भाई परिवार है तो इसमें सदस्य भी होंगे। अगर कोई परिवार है तो इसमें सदस्य भी होंगे। तो मैं आपको उसकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सदस्य हैं इसमें कौन होते हैं? ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, चंद्रमा होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड। इस फैमिली के क्या हैं? सदस्य हैं। ये जो समूह है, जो सूर्य देवता की जो फैमिली है उसके सदस्य कौन कौन हैं? ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सारे सूर्य देवता की फैमिली है। जैसे अगर हम अपनी ही फैमिली ले लेते हैं तो यहाँ पे जो सूर्य देवता का कार्य है वो क्या है? जैसे घर में दादाजी का होता है। घर में दादाजी क्या है? सबसे बड़े होते हैं, घर के मुखिया होते हैं। यहाँ भी सौरमंडल में जो सूर्य होता है वो क्या होता है? सौरमंडल का मुखिया होता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है? सौरमंडल का मुखिया होता है। इतनी बात समझ में आती है?
अगर हम ग्रहों की बात करें, अपने घर में ही अगर हम बात करें, जैसे मेरे फादर हो गए, उनको ग्रह मान लीजिए, मेरे भाई हो गए, उनको ग्रह मान लीजिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या है, क्षुद्र ग्रह मान लीजिए। तो वो भी क्या है, एक सौर मंडल है, जहाँ के मुखिया कौन हैं, दादाजी हैं, और यहाँ के मुखिया कौन हैं, ये हमारे सूर्य देवता। ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया सूर्य, इसमें एक वर्ड आया सूर्य। अब हम सूर्य को समझते हैं कि सूर्य क्या होता है। ठीक है। आपने शायद सूर्य को देखा होगा दिन में। सूर्य की आकृति ऐसी होती है, अगर हम बोलें तो सूर्य की आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है। जब आकृति होती है इसका एक सेंटर भी होगा, सेंटर हम इसको यहाँ मान लेते हैं। ठीक है। हम अभी सूर्य को समझ रहे हैं। सूर्य कैसा होता है, दिखने में ऐसा होता है सूर्य, और उसका एक सेंटर भी होगा, उसका एक केंद्र भी होगा। तो इसको यहाँ पे हम मान लेते हैं केंद्र। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सौर मंडल है इसकी खोज किसने की, सौर मंडल की खोज किसने की, जो सौर मंडल की खोज है किसने की, कॉपरनिकस ने, कॉपरनिकस। इतनी बात समझ में आती है। सौर मंडल की खोज किसने की, यानी जो सौर परिवार है, जो सूर्य देवता की जो फैमिली है, उसके बारे में किस व्यक्ति ने पता लगाया, तो उस व्यक्ति का नाम है कॉपरनिकस। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चंद्रमा है, यानी ग्रह जो इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा किसने बताया, चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है, फिजिक्स फर्स्ट नूतन क्लास 11, उसमें दिया हुआ है कि जो ग्रह की गति के बारे में पता लगाया सबसे पहले किसने पता लगाया, हमारे कौन थे, केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में पता लगाया। उसने बताया कि ये जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर गति करते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ठीक है। उनकी एक निश्चित कक्षा होती है दीर्घवृत्ताकार। अगर हम बात करें तो इसमें जो सूर्य है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 71% होती है हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आती है। सूर्य में जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो कितनी होती है, 71%। और अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम कितना होता है, 26.5%। ठीक है। हीलियम, हीलियम का प्रतीक क्या है, He, और हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। ठीक है। यानी जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो कितनी होती है, 71%, और जो हीलियम है उसकी मात्रा कितनी होती है, 26.5%, यानी 26.5%। ठीक है। अगर हम अन्य तत्वों की बात करें तो अन्य तत्व कितने होते हैं यहाँ पे, 2.5%। ये क्या होते हैं, अन्य तत्व। ठीक है। अगर हम बात करें तो सूर्य में जो प्रकाश है, प्रकाश को क्या बोला जाता है, ऊष्मा। और ऊष्मा क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है। और कार्य क्या होता है, ऊर्जा होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इतनी बात समझ में आती है। यानी कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा एक ही चीज़ होती है, और उसका जो मात्रक है वो कौन होता है, जूल। बिकॉज कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा के जो फाउंडर थे, जो खोजकर्ता थे, वो कौन थे, जूल। इसलिए उनके सम्मान में उसके मात्रक को जूल कहा जाता है। अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन जो नाभिक है, इसके 4 परमाणु या 4 नाभिक सूर्य के केंद्र में आपस में मिलते हैं। हम बात करें तो जो हाइड्रोजन नाभिक है इसके 4 परमाणु, कितने, 4 परमाणु सूर्य के केंद्र में आपस में मिलते हैं। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होता है, एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। एक जो हीलियम नाभिक है, यानी सूर्य के केंद्र में, जिसमें सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलने से एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है। यहाँ केंद्र में ये क्रिया हो रही है, एक हीलियम नाभिक का निर्माण होगा, जिससे क्या है, केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, नाभिकीय संलयन। जिससे क्या होगा, नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, और नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा ही ऊष्मा निर्मुक्त होती है। कहाँ से, सूर्य से। इतनी बात समझ में आई
क्या बात समझ में आई कि जो हाइड्रोजन के 4 परमाणु या 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, कहाँ पे? सूर्य के केंद्र में, सेंटर में, ठीक है, सेंटर ऑफ सन में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या है, जिससे क्या होगा, जब एक हीलियम नाभिक का निर्माण होगा तो उससे नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, और नाभिकीय संलयन की जैसे ही क्रिया हुई वैसे ही ऊष्मा निर्मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो ये ऊष्मा जो है कहीं कहीं पे सूर्य में काले धब्बे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सूर्य में कहीं कहीं, जैसे यहाँ पे ये एरिया जो है यहाँ पे काले धब्बे मिलते हैं। तो ये काले धब्बे अगर कोई पूछता है, प्रश्न आता है तो ये काले धब्बे क्यों होते हैं सूर्य में, तो काले धब्बे इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ से जो ऊर्जा है, ऊर्जा यानी प्रकाश, वो उत्सर्जित नहीं होता है, उत्सर्जित नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई। अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि जो सूर्य में काले धब्बे हैं उसका रीज़न क्या है, वो काले धब्बे किस लिए हैं? काले धब्बे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ से सूर्य का जो प्रकाश है या जो ऊष्मा है वो निर्मुक्त नहीं होती है, यानी वहाँ से जो सूर्य की जो ऊष्मा है वो नहीं निकलती है। यही रीज़न होता है कि यहाँ पे काले धब्बे बन जाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी हम, ये तो हो गया इसके टॉपिक के बारे में, टॉपिक के बारे में हमने इतना समझा। अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। जब हम मानक पुस्तक पढ़ेंगे उसके बाद हम देखते हैं, डीप में जाएंगे। इस सौरमंडल के बारे में पूरा लेक्चर लेंगे, पूरा 2 घंटे का लेक्चर होगा सौरमंडल के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना है बेसिक, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसके अनुसार। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब हम मेन टॉपिक की बात करते हैं। जब मैं 7 साल का था, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस चैप्टर को, जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, उसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जब मैं 7 साल का था, तो 7 साल नहीं 6 साल का था, तो मैं छत पर सोया करता था। और ख़ास करके मेरी एज के जो बच्चे होंगे वो भी शायद उस टाइम पे काफ़ी, लगभग 15 साल पहले जो सोना होता था वो छत पर ही होता था सब लोगों का। तो उसमें दादाजी हो गए, माताजी हो गई और तुम्हारी दादाजी हो गई, वो क्या है, बच्चों को कहानी सुनाती थी और सुला देती थी। तो एक दिन मैं अकेला छत पे गया, तो मैं अकेला जाके सोता, मतलब मैं आसमान में देख रहा था। तो मुझे कुछ अजीब सी चमकीली वस्तुएं दिखाई दी, कुछ टिमटिमा रही थी, कुछ एक साथ में थी, 5-6 वस्तुएं, यानी वो चमक रही थी। उसके अलावा मुझे एक और वस्तु दिखाई दी जो काफ़ी बड़ी थी वो उन चमकीली वस्तुओं की तुलना में। तो मेरे फादर मतलब आई छत पे, मैंने उनको पूछा, मैंने ये चमकीली वस्तुएं हैं क्या? एक्चुअल में मुझे जो दिखाई दिया था, ऐसे करके दिखाई दिया था मुझे, यहाँ पे ऐसे ही करके आसमान में यहाँ कुछ झुंड लगा हुआ था कुछ चीज़ों का, ठीक है, कुछ आधा दिखाई देता था कभी, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। मैंने आसमान में ऐसा देखा, इसको बोलते हैं स्काई, आसमान। तो मैंने पूछा ये चमकीली वस्तुएं हैं क्या जो रात के समय हमें रात के समय दिखाई दे रही हैं? तो उनका जवाब था कि ये जो छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं हैं, ये जो टिमटिमा रही हैं, कुछ कुछ नहीं टिमटिमा रही हैं, इनको बोला जाता है तारे। और तारों को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं स्टार्स। इतनी बात समझ में आई। और जो आपको बड़ी वस्तु दिखाई दे रही है बेटे, उसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा को बेटे बोला जाता है मून। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी मुझे कि अगर चंद्रमा पूर्ण होता है, यानी जिस दिन, यानी ऐसी रात जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो उस रात को बोला जाता है पूर्णिमा, ठीक है। क्या बात बताई? जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो उसको बोला जाता है रात को पूर्णिमा। और जब चंद्रमा नया होता है, यानी इसको हम 15 दिन के बाद में नहीं देख सकते हैं वो, तो उसको क्या बोला जाता है? अमावस्या बोला जाता है, ठीक है। यानी नई चंद्रमा वाली रात। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नई चंद्रमा वाली रात किसको कहा जाता है? अमावस्या को। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में आ भी चुका है।
और बोलते हैं कि भाई प्रश्न कहाँ से आते हैं प्री एग्ज़ाम में। प्रश्न यहीं से बनते हैं, लेकिन आप उसको सही से नहीं पढ़ते, इसलिए आप उन प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो नई चंद्रमा वाली रात को कहा जाता है अमावस्या। इतनी बात समझ में आती है। तो फिर मैंने पूछा कि ये चंद्रमा, सूर्य, तारे, ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि चंद्रमा, सूर्य, तारे और ऐसी कोई भी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है, चंद्रमा, सूर्य, तारे और ऐसी कोई भी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है, उनको बोला जाता है खगोलीय पिंड। यानी ऐसी कोई भी वस्तु हो जो तुम्हें रात के समय आसमान में दिखाई दे रही हो, वो पक्का खगोलीय पिंड होगी। सूर्य, तारे, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड हैं। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया, मैं इसको रफ कर देता हूँ। कुछ खगोलीय पिंड गर्म होते हैं, कुछ गैसों के बने होते हैं, कुछ स्वयं का प्रकाश होता है, कुछ में स्वयं की ऊष्मा होती है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पिंडों को बोला जाता है ग्रह। बात करें खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड इतनी बात समझ में आती है। खगोलीय पिंड क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जो रात के समय आसमान में दिखाई दे रही है, उसको बोला जाता है खगोलीय पिंड। और तारे भी खगोलीय पिंड हैं, सूर्य भी खगोलीय पिंड है और चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है। ठीक है, क्या समझ में आती है? अगर हम बात करें खगोलीय पिंड की, स्वयं का ऊष्मा प्रकाश होता है, ऊष्मा प्रकाश होता है। उन्होंने बताया कुछ खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं का ऊष्मा प्रकाश होता है, गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं। उन्होंने एक और बात बताई कि ये जो खगोलीय पिंड हैं वो समय के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करते हैं। यानी ये एक समान नहीं रहते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे 12 बजे इसका ये जो खगोलीय पिंड है इसका आकार थोड़ा छोटा होगा, 1 बजे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये समय के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो खगोलीय पिंड हैं, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं का ऊष्मा प्रकाश होता है, कुछ गैसों के बने होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को कहा जाता है ग्रह। ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ऐसे खगोलीय पिंडों को कहा जाता है तारे। इतनी बात समझ में आती है। यानी तारे किसको बोला जाता है? ऐसे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है, गैसों के बने होते हैं और गर्म होते हैं, ऐसे को बोला जाता है तारे। इतनी बात समझ में आती है। और एक मैं प्रश्न पूछना भूल ही गया उनसे, तो मैंने दूसरे दिन उस प्रश्न को पूछा कि ये जो रात के समय हमें आसमान में चमकते हैं तारे, चंद्रमा, इनको हम दिन में क्यों नहीं देख सकते? भाई दिन में भी देखने चाहिए। तो दिन में उन्होंने आंसर दिया, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बताया कि इन चीज़ों को हम दिन में इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी क्या स्पष्ट हुआ? सूर्य के प्रकाश के कारण हम इन चमकीली वस्तुओं को दिन में नहीं देख सकते। ठीक है, अगर हम बात करें इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपने एक नाटक देखा होगा सोनपरी। आपने एक नाटक देखा होगा सोनपरी, एक आता भी था सोनपरी। इसका टाइमिंग था 1:30 बजे। 1:30 बजे ये नाटक आता था। तो 12 बजे उस टाइम पे हमारी छुट्टी होती थी। वहाँ से छुट्टी से आए, अपना बैग फेंका, टीवी का स्विच ऑन किया और टीवी चालू, टीवी के सामने बैठ के सोनपरी देखने के लिए। तो काफ़ी फेमस यानी काफ़ी प्रसिद्ध नाटक था, काफ़ी प्रसिद्ध सीरियल था। तो इसमें ये दिखाया गया था
चलो पहले हम ये बात कर लेते हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसमें हम ये बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, तारों के बारे में बताया गया था। तारों के बारे में जैसा कि मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ तारों के बारे में, तो इसने बताया कि जो तारे हैं इनका ऊष्मा प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें, तारे कुछ आकृतियाँ बनाते हैं, तारे कुछ आकृतियाँ बनाते हैं। जो रात के समय जो तारे चमकते हैं कुछ आकृतियाँ बनाते हैं। जैसे एक स्थान पे 5 तारे हो जाएंगे तो कि एक आकृति बन जाएगी, किसी स्थान पे 10 तारे हैं, किसी स्थान पे 7 तारे हैं, तो एक आकृति बनाते हैं। ये बात समझ में आती है? तो उन्होंने बताया मेरे फादर ने कि इन आकृतियों को बोला जाता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल यानी तारों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। या ऐसी कोई भी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमक रही है और एक आकृति का निर्माण कर रही है, उसको बोला जाता है नक्षत्र मंडल। तो इसमें हम बात करते हैं, ये जो अर्सा मेजर है, अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, और अर्सा मेजर को बोला जाता है बिग बियर। बिग बियर, अर्सा मेजर को क्या बोला जाता है? बिग बियर। ये क्या है? एक नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, और या फिर बिग बियर एक क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। अगर हम बात करें तारों की, हम बात कर रहे थे सोनपरी के बारे में, तो तारे जैसे हमने देखा होगा सप्तऋषि, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस था। तो इसमें ये जो सप्तऋषि था इस नाटक में सोनपरी में, एक व्यक्ति का नाम दे दिया सप्तऋषि, ठीक है, और इन व्यक्तियों के नाम अलग अलग थे और संपूर्ण रूप से इसको नाम दे दिया गया एक व्यक्ति का, सप्तऋषि। सप्तऋषि देखिए, एक्चुअल में सप्तऋषि जो तारा है, एक तारा है, सप्तमी से होता है 7 और ऋषि में से होता है संत, यानी 7 संतों का समूह। ऐसी पारंपरिक धारणा रही है कि हम लोग सप्तऋषि को 7 संतों का समूह बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं वास्तव में। सप्तऋषि क्या है? एक नक्षत्र मंडल है, और नक्षत्र मंडल क्या होता है? अर्सा मेजर का भाग होता है। सीधी सी बात ये समझिए, ये सप्तऋषि नहीं होता है, यानी 7 तारों का समूह है ये कोई 7 संतों का समूह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 तारों का समूह है, ये समझेंगे। तो इसमें जो व्यक्ति था, सोनपरी में एक लड़की थी फ्रूटी, आपने सुना ही होगा फ्रूटी। तो ये जो व्यक्ति है जिसका नाम था सप्तऋषि, इस फ्रूटी को तारों की सैर करवाने के लिए स्पेस में लेके जाता है, आसमान में लेके जाता है। चलो मैं आपको तारों की सैर करवाता हूँ। तो ये सप्तऋषि का जो फैमिली था उससे इसको मिलवाता है, और एक एक से हाथ मिलवाता है कि हाय हेलो आपका नाम क्या है, फ्रूटी ऐसे बात करती है, वो सबसे मिलती है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, एक्चुअल में ये नाटक में तो एकदम फेक था। फेक कैसे था? जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सप्तऋषि है क्या है? एक अर्सा मेजर का पार्ट है। सप्तऋषि क्या है? एक अर्सा मेजर का पार्ट है, और अर्सा मेजर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है, और नक्षत्र मंडल क्या है? तारों की आकृतियाँ हैं, और तारे क्या हैं? गर्म होते हैं, ऊष्मा और प्रकाश होता है। जब ये गर्म होते हैं और इनका ऊष्मा प्रकाश होता है, और जिसे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तो ये फ्रूटी वहाँ पर जाते ही जल नहीं जाएगी, भस्म हो जाएगी ना। ये वहाँ पे जाके ऐसे आपको हाथ मिला रही है, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, ये वहाँ पे जाके नाम पूछ रही है, हाथ मिला रही है, उनकी फैमिली में जाके रह रही है, तो ये वहाँ पे जाके जल नहीं जाएगी। जब यहाँ पे ऊष्मा प्रकाश है तारों का, बहुत ज़्यादा होता है ऊष्मा प्रकाश, तो वहाँ जाके ये जा रही है। तो बिल्कुल फेक था ये नाटक। हमने इसके माध्यम से समझा कि जो तारे हैं, तारे आकृतियाँ बनाते हैं, और उन आकृतियों को बोला जाता है नक्षत्र मंडल। और अगर हम बात करें तो अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल का पार्ट होता है। और अगर हम बात करें सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या है? अर्सा मेजर का एक भाग है। इतनी बात समझ में आई? फ्रूटी के माध्यम से हमने यह समझा कि यहाँ पे जाना काफ़ी जटिल कार्य है, क्योंकि इनका ऊष्मा और प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है सूर्य की तुलना में। जब इनका ऊष्मा और प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग अपनी पृथ्वी पे इसको अनुभव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूरी पे स्थित हैं सूर्य की तुलना में, इसलिए हम इनके जो ऊष्मा प्रकाश है काफ़ी गर्म है, इसको हम अनुभव नहीं कर सकते। यही रीज़न है, क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूरी पे स्थित हैं। ठीक है, शेयर रफ कर देता हूँ मैं इसको।
अभी नेक्स्ट समझते हैं। ये तो बता दिया कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है, कुछ गर्म होते हैं, कुछ गैसों के बने होते हैं, उनको बोला जाता है तारे। और फिर एक और बात बताई खगोलीय पिंड के बारे में। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं का ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। तो उन्होंने एक और बात बताई, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ये केवल और केवल तारों की सहायता से चमकते हैं। किसकी सहायता से? तारों की सहायता से चमकते हैं। इनको क्या बोला जाता है? ग्रह। इतनी बात समझ में आई? यानी ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जो केवल और केवल तारों की सहायता से चमकते हैं, उनको बोला जाता है ग्रह। अभी हम देख लेते हैं ग्रह के बारे में। एक टॉपिक आ गया ग्रह। तो जो ग्रह वर्ड है उसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लानेट। इतनी बात समझ में आती है? ग्रह को इंग्लिश में बोला जाता है प्लानेट। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो प्लानेट वर्ड है वो प्लेनेटाई से बना है। किससे बना है? ये जो प्लानेट वर्ड है किससे बना है? प्लेनेटाई से बना है। और प्लेनेटाई एक लैटिन वर्ड है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये जो लैटिन वर्ड है ये कहाँ बोला जाता है? उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी छोर में और दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी छोर में लैटिन भाषा बोली जाती है। तो जो प्लेनेटाई वर्ड है वहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है? परिभ्रमण। परिभ्रमण। और मेरे अनुसार परिभ्रमण का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। चारों ओर घूमने वाला। हमें इससे ग्रह की दो परिभाषाएं स्पष्ट हो गई। यानी ग्रह वे हैं जिनका स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और जो तारों की सहायता से चमकते हैं और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो ग्रह है वो प्लानेट वर्ड, मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और जो प्लानेट वर्ड है वो प्लानेटाई से बना हुआ है। और जो प्लानेटाई है जिसका मतलब होता है परिभ्रमण, और परिभ्रमण का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। यानी किसके चारों ओर घूमने वाला? सूर्य के चारों ओर घूमने वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया सौरमंडल में ये किसका परिवार का वो है, मेंबर है? सौरमंडल का। इसकी खोज किसने की? कोपरनिकस ने। और इसकी गति के बारे में किसने पता लगाया? किसने पता लगाया बताइए? केपलर ने। ये बात समझ में आती है? ग्रहों की गति के बारे में केपलर ने पता लगाया और जो सौरमंडल है उसकी खोज किसने की? कोपरनिकस ने। ये बात समझ में आती है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रह। ग्रह देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो ग्रहों की संख्या अभी वर्तमान में 8 है, लेकिन अगर हम 2006 से पहले जाएं तो ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। बात करें तो ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। लेकिन 2006 में एक सम्मेलन हुआ, किसका? एक संस्था का। 2006 में एक सम्मेलन हुआ एक संस्था का, और उस संस्था का नाम था अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ। तो उस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ ने यह दावा किया कि ये जो यम ग्रह है, ये एक बोना ग्रह है और जो ग्रह की जो क्वालिफिकेशन है, ग्रह की जो योग्यताएं हैं, उनको पूरी नहीं करता है। इसलिए इसको यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया जाए। ऐसा निर्णय लिया गया अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ के द्वारा 2006 में कि ये जो यम ग्रह है वो क्या करता है? एक बोना ग्रह है और जो ग्रह की जो योग्यताएं हैं उनको पूरा नहीं करता है। तो इसलिए यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया जाए।
तो 2006 में अगर हम बात करें तो यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और 2006 के बाद में ग्रहों की संख्या हो गई 8। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं 8 ग्रह कौन से हैं। तो हम पहले बात करें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ठीक है, 8 ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ठीक है, कितने 9 ग्रह हैं जी? तो मैंने ज़्यादा कर दिए। कितने ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 9 ग्रह। लेकिन 2006 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ ने क्या किया, एक यम को, जो कि एक बौना ग्रह था, एक बौना ग्रह सिरस भी था, आपको याद हो तो सिरस भी क्या है? सिरस बौना ग्रह है। सिरस भी क्या है? एक बौना ग्रह है यम की भांति। इसलिए ये भी जो ग्रह की योग्यता है उनको पूरा नहीं करता है, तो इसको तो बहुत पहले निकाल दिया गया, यम को 2006 में निकाला गया है। तो अभी कितनी संख्या है ग्रहों की? 8। और 8 ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ऐसे याद करना है। ये कैसे हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से दूरी के अनुसार। इतनी बात समझ में आती है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। इसको रफ कर देता हूँ मैं। चलिए अब देखते हैं चित्र के माध्यम से कौन से ग्रह की स्थिति कहाँ पे है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे है सन, यानी सूर्य। ये मुखिया है सौर परिवार का या सौर मंडल का। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम बात करें थोड़ी दूरी पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? बुध, जो यहाँ पे कक्षा में चक्कर लगा रहा है, बुध। उसके बाद शुक्र, यहाँ पे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितने हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हो गए। ठीक है, ये तो हो गए सूर्य की दूरी के अनुसार। अगर हम बात करें तो सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है? अगर आपने इसको ऐसे याद कर लिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो अगर हम इससे पता कर सकते हैं कि सूर्य के पास सबसे ग्रह कौन सा है? बुध। उस दूसरे नंबर पे शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर हम बोले हैं कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। ठीक है, बात कर लेते हैं हम बुध के बारे में, बुध ग्रह के बारे में। अगर हम बात करें तो इनके उपग्रह भी हैं, जो इनके चारों चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही इसके हैं, ऐसे ही पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसे ही मंगल के, बृहस्पति के, शनि के, अरुण के और वरुण के, जो इसके चारों चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं बुध के बारे में। बुध जो है वो सूर्य का एक जो चक्कर है कितने दिन में लगाता है? 88 डेज में। बुध सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। अगर हम यहाँ पे बुध की टेम्परेचर की बात करें, बुध का जो टेम्परेचर होता है दिन में कितना होता है? 250 पॉजिटिव में, यानी इतना गर्म होता है ये दिन में 250 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है?
250 डिग्री सेंटीग्रेड बोथ पर जो टेम्परेचर रहता है। बात करें नाइट में यहाँ पे जो तापमान है वो कितना रहता है, -250 डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव में, यानी रात को इतना ठंडा हो जाता है कुछ पूछो मत, और दिन में इतना गर्म हो जाता है कि पूछो मत। अगर दिन में अगर हम वहाँ पे चले गए तो जल जाओगे, रात में गए तो जम जाओगे। ये बात समझ में आती है। अब देखते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र क्या है, पृथ्वी का एक जुड़वा ग्रह है, ठीक है। जुड़वा ग्रह कैसे है, क्योंकि जो शुक्र की जो आकृति है और जो आकार है पृथ्वी की आकृति और आकार के बिल्कुल सेम है। अब हम समझते हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक है। बात करें हम पृथ्वी के बारे में तो पृथ्वी को ले लेते हैं यहाँ से। ये बात समझ में आ गई। 8 ग्रह हैं, 2006 में चेंज करके पहले 9 थे, अभी 8 कर दिए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण और वरुण को यूरेनस और नेपच्यून कहा जाता है। अरुण और वरुण ये जो ग्रह हैं, कहीं कहीं आपको किताबों में यूरेनस और नेपच्यून ये देखने को मिल जाएगा। किसी किसी किताब में अरुण और वरुण दिया गया है, लेकिन किसी किसी किताब में आपको अरुण को यूरेनस लिखा मिलेगा और वरुण का नेपच्यून आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम समझते हैं पृथ्वी के बारे में समझते हैं, ठीक है। पृथ्वी के बारे में हम समझते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू दी क्लास 6 NCERT। तो ज़्यादा डीप में हमें कब जाना है, जब हम मानक पुस्तक पढ़ेंगे। अभी हम क्लास 6 की NCERT पढ़ रहे हैं, तो हम इसके हिसाब से अभी अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी क्या होता है, अर्थ, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। बात करें हम पृथ्वी की, अर्थ, ठीक है। और अगर हम इस पर बात करें यहाँ पे, तो 71% पानी है पृथ्वी पे। कितना परसेंट पानी है, 71% पानी है पृथ्वी पे, या 2/3 पानी है। देखिए ये फैक्चुअल पॉइंट है, मैं पृथ्वी के बारे में आपको फैक्चुअल पॉइंट बता रहा हूँ जो सीधे सीधे आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, प्री एग्ज़ाम, PCS का प्री एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, बैंक, या फिर UPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको फैक्चुअल पॉइंट के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी पृथ्वी पर पानी कितना है, 71% या 2/3। अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं, स्पेस से अगर हम इसको पृथ्वी को देखते हैं, तो हमें कैसे दिखाई देगी, नीली। नीली क्यों दिखाई देगी, क्योंकि जो पानी का रंग है वो नीला ही होता है। जब यहाँ पे 71% पानी है या 2/3 पानी है, तो सीधी सी बात है, अगर हम इसको दूर से देखेंगे, यानी अगर हम इसको दूसरे ग्रह से जाकर देखेंगे या स्पेस से जाकर देखते हैं, तो हमें नीली दिखाई देगी, ठीक है। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी पे वायु प्लस पानी दोनों मौजूद है। पृथ्वी पे वायु और पानी, वायु क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। वायु क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं, और जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए, वायु और पानी, यानी ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए, जो जीवन के आधार हम बोल सकते हैं इनको। ये क्या है, जीवन के आधार हैं। जीवन के आधार क्या है, ऑक्सीजन और जल, बोलते हैं ना जल ही जीवन है, तो वो जीवन का आधार है जल, और वायु यानी ऑक्सीजन, ठीक है। जब यहाँ पे वायु या ऑक्सीजन जब यहाँ पे मिलती है और पानी यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे जीवन की सारी दशाएं संभव है। भाई इंसान को या जानवर को क्या चाहिए जीवन जीने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, अद्भुत ग्रह है। अद्भुत ग्रह, अद्भुत क्या बोला जाता है पृथ्वी को, अद्भुत ग्रह, ठीक है। बात करें शुक्र की, शुक्र को क्या बोला जाता है, जुड़वा ग्रह बोला जाता है। इसकी जो आकृति है और जो आकार है वो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। अगर हम बात करें पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। बात करें कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, इतना याद रखना है आपको। अगर हम बात करें आकार में, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ समझ में आती है। अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो तीसरा ग्रह है। पहला ग्रह कौन सा है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा कौन सा है? पृथ्वी। अगर हम आकार में देखें कि कौन सा ग्रह बड़ा है, तो आकार में अगर हम देखेंगे तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, यानी अर्थ, यानी अद्भुत ग्रह या नीला ग्रह। इसको नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 71% या 2/3 पानी है या जल से घिरा हुआ है। इतनी बात समझ में आती है। और ये जो इतना जो पानी है 75%, ये कहाँ पे है? महासागरों में, महासागरों में है। महासागरों में कितना पानी है? 97% पानी महासागरों में है। और जो 3% पानी है वो क्या होता है? भौम जल के रूप में होता है, जो हमें उपस्थित होता है। और जो 3% पानी है, इसमें से भी 2% पानी यानी 2.3% पानी कहाँ मिलता है? ध्रुवों पे मिलता है, जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। अगर हम बात करें 0.97 यानी 0.97% जो पानी है वो हमें पीने के लिए मिलता है, जो पृथ्वी में मौजूद है, यानी पीने योग्य है, यानी अलवड़ीय है, लवड़ी नहीं है। अब अलवड़ी और लवड़ी क्या होता है? लवड़ी क्या होता है? ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और अलवड़ीय पानी क्या होता है? ऐसा जल जिसमें नमक की मात्रा न के बराबर या कम होती है, इसको बोलते हैं अलवड़ीय जल। कितना है पीने के लिए? 0.97%। और 3% पानी पृथ्वी में मौजूद है, ठीक है। और जिसमें से 2.3% कहाँ पे है? ध्रुवों पे है, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे, यानी अंटार्कटिका ध्रुव पे भी पानी मिलता है, जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। यानी जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पे सीधी सी बात है, जब बर्फ़ जमेगी तो वहाँ पे है। ध्रुवों पे क्या सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है ध्रुवों पे, ठीक है। और जो 97% पानी है वो कहाँ मिलता है? महासागरों में। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 या 71% पानी है। अगर हम इसको स्पेस से देखें या किसी दूसरे ग्रह से देखें तो हमें एक नीली आकृति दिखाई देगी। वो नीली आकृति में क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको अभी हम रफ कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रफ कर देता हूँ। अगर हम बात करें इसके एक उपग्रह की, पृथ्वी के उपग्रह की या अर्थ के उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र, अगर हम बात करें एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगर हम सीधी सी भाषा में यह कहें कि पृथ्वी का केवल और केवल एक सैटेलाइट या उपग्रह मौजूद है। अब उपग्रह किसे कहते हैं हम ये जानेंगे। उपग्रह को बोला जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट, इतनी बात समझ में आती है। उपग्रह को क्या बोला जाता है? सैटेलाइट। और सैटेलाइट क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार उपग्रह यानी सैटेलाइट भी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऐसे। और जो चक्कर लगाते हैं वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में। उनकी एक निश्चित कक्षा होती है और कक्षा को बोला जाता है यहाँ पे ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। कक्षा को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। और जो कक्षा की आकृति है वो कैसी रहती है? दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार। इसका अर्थ ये स्पष्ट हुआ कि जो उपग्रह हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, यानी अपने पृथ्वी जो चंद्रमा है वो कैसे लगाएगा? उपग्रह एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा और निश्चित कक्षा की आकृति होती है दीर्घवृत्ताकार। अब हम समझते हैं दीर्घवृत्ताकार आकृति कैसी होती है। आपने कोई गोल चीज़ ले लेते हैं, जैसे अंडा ले लीजिए। अंडा को क्या है, ऐसे पकड़िए, ऐसे, और उसको ऊपर से और नीचे थोड़ा प्रेस कर दीजिए, तो जो आकृति हमें प्राप्त होगी उसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार आकृति। अगर हम बात करें पृथ्वी की आकृति की, तो पृथ्वी की आकृति भी क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। यानी जो ध्रुव होते हैं
वो थोड़े चपटे हुए होते हैं, उस आकृति को बोला जाता है दीर्घवृत्ताकार आकृति। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ध्रुवों के बारे में। ध्रुव, जैसे मैंने वर्ड बोल दिया कि ध्रुव यानी ध्रुवों में चुप्टी होती है, तो हम बात कर लेते हैं ध्रुवों के बारे में कि भाई एक्चुअल में ध्रुव क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारी पृथ्वी है, ये तो यहाँ से थोड़ी चपटी हुई है। तो ये जो उत्तर में है यानी जो उत्तरी एंड है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा उत्तरी ध्रुव। ये जो पोल है इसको बोला जाता है पोल इंग्लिश में। और यहाँ पे जो है वो है दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, यानी इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, इसको बोला जाता है 90 डिग्री साउथ पोल। अगर हम बात करें तो जो विषुव है, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। हमने सिर्फ एक कल्पना की है, ठीक है। यहाँ पर विषुवत रेखा कितनी होती है, 0 डिग्री। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इक्वेटर। और अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें तो भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा को क्या बोला जाता है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, अगर हम जो बेसिक हैं जो हमारे उसको समझते हैं, जानते हैं यहाँ पे 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे होती है कर्क रेखा। अगर कोई पूछ ले ये हो गया तुम्हारा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये बात तो समझ में आती है। ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो जो कर्क रेखा है वो कहाँ पे स्थित है, उत्तर साइड में स्थित है। कितने पे, 23.5 डिग्री पे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 23.5 आएंगे, नीचे 1 2 3 4, यहाँ पे कौन सी रेखा है, मकर रेखा। ठीक है, तो समझ में आती है। अगर हम थोड़ा और ऊपर जाएं, यहाँ पे 66, तो यहाँ पे क्या है, उत्तरी ध्रुव व्रत। अगर हम यहाँ पे आए 66, तो यहाँ पे क्या है, दक्षिणी ध्रुव व्रत। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम बात करें पानी की, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे 71% पानी है पृथ्वी पे। तो ये जो पानी है वो कौन से गोलार्ध में, इनको बोला जाता है गोलार्ध। तो क्या बोला जाता है, गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम पानी की बात करें तो जो पानी की मात्रा है वो यहाँ पे ज़्यादा है, पानी दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है, और यहाँ पे स्थल ज़्यादा है, यानी जो स्थल की जो वो है वो ज़्यादा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो स्थलीय सीमा है, यानी जो स्थल है वो उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है। ये बात समझ में आती है, ठीक। अब हम समझते हैं, जैसे हमने बात की थी पृथ्वी के एक चंद्रमा के बारे में, यानी पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसको क्या बोला जाता है, चंद्रमा। जिस तरह से पृथ्वी पे वायु और जल मिलता है, ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करें चंद्रमा पे वायु और जल नहीं मिलता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि वायु और जल जीवन जीने के आधार हैं, तो यहाँ पे जीवन संभव होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वायु और जल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो पर्वत, पठार, खड्डे, यही सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे चंद्रमा पे। अगर हम बात करें कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी है, 3,84,400 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो हम बोलेंगे 3,84,400 वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हट जाता हूँ।
ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? 365 दिन, या 365 सही 1/4। ठीक है, इतना समय लगाती है। आप सीधा सीधा याद रखिए 365 दिन। अगर हम बात करें कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, यानी पृथ्वी यहाँ पे हो गई, चंद्रमा यहाँ पे हो गया, ये सूर्य के चारों घूम रही है। ठीक है, और चंद्रमा हम यहाँ मान लेते हैं। चंद्रमा कहाँ पे है? ये आपका चंद्रमा हो गया। तो ये इसके चारों ओर घूम रहा है यहाँ पे, और ये कहाँ घूम रहा है? सन के चारों ओर घूम रही है, ये भी तो साथ में घूम रहा है। तो जो पृथ्वी है वो कितने दिन पूरा करती है? 365 दिन। जो पृथ्वी की गति रहेगी, यानी सूर्य के चारों ओर, कहाँ पे? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है, जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको वार्षिक गति बोला जाता है। क्या बात समझ में आई? सूर्य के चारों ओर तय की गई गति क्या कहलाती है? वार्षिक गति। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम बात करें, ये जो चंद्रमा है उपग्रह, जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में। ठीक है, 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। और अगर हम बात करें तो इतने ही दिन में, अर्थात 27 दिन में ही चंद्रमा अपने अक्ष के प्रति भी घूम जाता है। चंद्रमा जो है इसका एक चक्कर लगाता है 27 दिन में, और चंद्रमा जो है इसके अक्ष के प्रति ही 27 दिन में घूम जाता है। यानी चंद्रमा अपने अक्ष के प्रतः कितने दिन में घूमता है? 27 दिन में, 27 डेज में। और पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में। तो चंद्रमा जब अपने अक्ष के प्रति घूमता है तो उसको बोलते हैं दैनिक गति। क्या बोलते हैं? दैनिक गति। यानी क्या बात स्पष्ट हुई? अपने अक्ष के प्रति तय की गई गति क्या कहलाती है? दैनिक गति कहलाती है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। अगर हम बात करें एक फैक्चुअल पॉइंट की, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेस से अगर हम देखें पृथ्वी को तो हमें नीला दिखाई देता है। तो वहाँ पे जब स्पेस की, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान आ गया कि 21 जुलाई को, कितना? 21 जुलाई को 1969 में, कब? 21 जुलाई को 1969 में, यानी 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की धरती पे कदम रखा। ये बात समझ में आती है? डेट आपको याद रखनी है। फैक्चुअल पॉइंट है 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की धरती पे कदम रखा। मुझे अंतरिक्ष से ये क्वेश्चन या ये प्रश्न मुझे ध्यान में आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह, अगर मैं बात करूं सौर परिवार की या सौर मंडल की, जिसकी खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। ठीक है, और सौर परिवार में कौन होता है? जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो इन ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कुछ छोटे छोटे पिंड भी होते हैं। छोटे छोटे पिंड, भाई असंख्य पिंड होते हैं छोटे छोटे। तो ये छोटे छोटे पिंड भी क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। क्या समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह के अलावा कुछ छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन छोटे छोटे पिंडों को बोला जाता है साहब क्षुद्र ग्रह। ये बात समझ में आती है? छोटे छोटे पिंडों को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह।
ये असंख्य संख्या में होते हैं। अगर हम बात करें तो ये भाई सब जगह तो मिलेंगे नहीं, कुछ स्थान है इसके मिलने के, और उस स्थान को क्या बोला जाता है? बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि के बीच में यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति है, यहाँ पे शनि। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं, असंख्य पिंड होते हैं, इनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। यानी क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं? बृहस्पति और शनि के बीच में। क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं? बृहस्पति और शनि के जो बीच की कक्षा है वहाँ पे क्षुद्र ग्रह में मिलते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भाई बृहस्पति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो सौर परिवार के मुखिया कौन है? सूर्य। वैसे ही दादाजी कहाँ हैं? दादाजी कौन है? घर के मुखिया होते हैं। ये ऐसे पिंड अगर हम इसको बोल सकते हैं, यानी हम एक परिवार की बात करें तो ये ऐसे मेंबर हैं जो मर चुके हैं, फिर भी मरने के बाद में भी फिर भी परिक्रमा कर रहे हैं। मर चुके हैं मतलब यहाँ पे ये जो पिंड हैं वो ग्रहों के ही भाग हैं जो काफ़ी समय पहले विस्फोट से टूट गए थे। मैंने जैसे बताया फैमिली के बारे में कि जी ऐसे मतलब मेंबर हैं जो मर चुके हैं फिर भी परिक्रमा कर रहे हैं। ये विस्फोट के कारण टूट चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, छोटे छोटे भागों में टूट चुके हैं, फिर भी ये कहाँ मिलते हैं? बृहस्पति और शनि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ में आई? क्या बात स्पष्ट हुई? सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह के अलावा कुछ छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो काफ़ी समय पहले ग्रहों से विस्फोट होने के कारण टूट गए थे, उनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। इतनी बात समझ में आई? ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूँ। याद रहे क्षुद्र ग्रह पिंड हैं, ठीक है? क्षुद्र ग्रह क्या है? पिंड है। अब हम बात करते हैं उल्का पिंड की। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड क्या होता है? अगर हम बात करें उल्का पिंड, छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे क्या है? पत्थर हैं। और जो मैंने क्षुद्र ग्रह की बात की थी वो क्या थे? वो छोटे छोटे पिंड थे। ये क्या है? छोटे छोटे पत्थर हैं। तो ये पत्थर भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्या स्पष्ट हुआ? यानी सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर, अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी इनकी स्थिति ऐसी होती है कि ये जो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पे गिरने वाले हैं, तो घर्षण के कारण क्या होता है? ये नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के कारण क्या है? इनमें आग उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। जब कभी कभी ऐसा होता है कि घर्षण प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है तो ये पृथ्वी पे आकर गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं तो क्या होता है? गड्ढा उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे खड्ड बन जाता है। और ऐसा माना जाता है, ऐसी अवधारणा है कि जब ये उल्का पिंड गिरते हैं तो ईश्वर से ऐसे करके बोलना है, जो मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। चमकीला तारा बोलते हैं ना, आसमान से टूटा, मतलब टूटता हुआ तारा। ये जो टूटता हुआ तारा वो तारा नहीं है, वो क्या है? उल्का पिंड है। और जब टूटता हुआ तारा जब हमें दिखाई देता है तो हम जो विश मांगते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है, ऐसी धारणा मानी जाती है। ऐसी रूढ़बद्ध धारणा है, ऐसा एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अब हम देखते हैं पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, ये क्या होता है? शॉर्ट में समझेंगे तो मैं अगर बात करूं तो पृथ्वी में इंसान रहते हैं। ये बात समझ में आती है? इंसान, सीधी सी भाषा में समझाऊंगा। और इंसान कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। तो ये पृथ्वी हो गई, ठीक है? इंसान कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। इतनी बात समझ में आती है? और इंसान और पृथ्वी कहाँ पे आते हैं? सौरमंडल में। ये सौरमंडल है, ठीक है? और सौरमंडल, इंसान और पृथ्वी कहाँ पे आते हैं? ब्रह्मांड में।
और ये सारी चीज़ें क्या हैं? आकाशगंगा। यानी आप सोच सकते हैं इंसान से बड़ा है पृथ्वी, और पृथ्वी से बड़ा है सौरमंडल, और सौरमंडल किसके अंतर्गत आता है? ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। और ब्रह्मांड क्या है? आकाशगंगा है। और आकाशगंगा क्या होती है? लाखों तारों का समूह। आकाशगंगा क्या होती है? लाखों तारों का समूह। क्या होती है? लाखों तारों का समूह। अगर हम बात करें स्पेस में या अंतरिक्ष में, या अगर हम बात करें, ऐसी हजारों और लाखों आकाशगंगाएं हैं। अगर हम अपनी आकाशगंगा की बात करें तो जो हमारी आकाशगंगा है उसको बोलते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। मिल्की वे। यह समझ में आई? यानी इंसान कहाँ आते हैं? पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं, याद रहे। और इंसान और पृथ्वी किसके अंतर्गत आते हैं? सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। और इंसान, पृथ्वी और सौरमंडल ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। और ब्रह्मांड जो है और सौरमंडल और पृथ्वी और इंसान कहाँ आते हैं? आकाशगंगा के अंतर्गत आते हैं। तो हम यह बोल सकते हैं जो आकाशगंगा है सबसे बड़ी है, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे सौरमंडल हो, चाहे पृथ्वी हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि पृथ्वी की आकृति बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी से बड़ी क्या है? सौरमंडल। और सौरमंडल से बड़ा है ब्रह्मांड। और हम बात करें आकाशगंगा की तो हम बोलेंगे लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। और जो हमारी आकाशगंगा का नाम है उसका नाम है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। इतना बात समझ में आया? अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दें, जिससे आपको अपलोडेड वीडियो समय अनुसार आपको मिलती रहेंगी, आपको प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है। जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रॉपरली बिल्कुल बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है यूपीएससी के लिए। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।